अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने जो है वो 19 लेक्चर नंबर 19 से 30 तक की हमने क्विज़ेस किए थे। आज हम 31 से 45 तक कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी इन दोनों जो वीडियोज़ हैं इनमें वो तमाम क्विज़ेस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने वही हाईलाइट किए हुए हैं और आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी जो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो पहला जो हमारा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जब आपकी कोई भी जितनी भी डेफिनेशन है वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ताकि क्योंकि आपकी जो क्विज़ेज़ हैं वहाँ से लाजमी बनते हैं। सो इन्वेस्टमेंट जो या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज़ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट फॉरगोज कंजम्पशन टुडे विद एनी आई टू इंक्रीज आउटपुट इन फ्यूचर। ठीक है, और इसके एक मिनट जी, इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट डिमांड का पता होना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है ये क्या शो कर रही है, ये जो शो कर रही है रिलेशनशिप को शो कर रही है बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ बोरिंग के दरमियान का रिलेशनशिप जो है ये इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शो कर रही है। इसके बाद हमारे पास जो है द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट और जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो क्या है, नेगेटिव है। और द इंटरेस्ट रेट जो है जब गोज़ अप होगा यानी इंक्रीज़ होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, यानी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मुख्तलिफ तरह के जो है हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल हो गए, नॉन रेजिडेंशियल वगैरह हो गए। ठीक है, रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल जो है कंजम्पशन, कंस्ट्रक्शन, परचेज ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स एंड बिल्डअप ऑफ बिजनेस इन्वेंट्रीज, ये सारी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की टाइप्स हैं। इसके बाद रेजिडेंशियल्स क्या होती हैं, इस ये रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ विलिंग हाउस बाइंग हाउस होल्ड्स पर, और जबकि नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करते हैं विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ फर्म्स टू बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी पर। ठीक है, ये याद कर लेना। इसके बाद आपने ये देखना है कि द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल परचेज जो डिपेंड करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी पर। इसके बाद इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स है। इंपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री एंड कंज्यूम्ड इन होम कंट्री। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो एक्सपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन होम कंट्री में ही प्रोड्यूस होती हैं और कंज्यूम्ड होती हैं ये दूसरे कंट्रीज़ में, जबकि इंपोर्ट्स जो है वो दूसरे जो कंट्रीज़ में जो है प्रोड्यूस होती हैं और कंज्यूम किया जाता है इन होम कंट्री में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ट्रेड बैलेंस क्या होता है, इज़ द एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स। नेगेटिव ट्रेड बैलेंस इस कार्ड क्या कहलाएगा, ट्रेड डेफिसिट्स कहलाएगा। ठीक है, ये कीजिएगा। टी माइनस जी इज़ रेफर टू एज द फिजिकल बैलेंस। अगर जी ग्रेटर दैन टी हो तो देर इज़ अ फिजिकल आर बजट डेफिसिट होगा, और अगर जी लेस दैन टी हो तो देर इज़ अ फिजिकल आर बजट सरप्लस होगा। अगर जी बराबर हो टी के तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस बजट होगा। 4-5 क्विज बन रहे हैं यहाँ से। इसके बाद द 45% लाइन ड्रा करेगी इन वाई एक्स स्पेस हैज़ द फीचर दैट एनी पॉइंट ऑन द लाइन द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस आर द सेम होगा। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, ये आपने कर लेना है। ए डी बराबर होता है, ए डी मतलब होता है अलजेब्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एम, और वाई हमारे पास क्या होता है यहाँ पे ए डी के इक्वल होता है, यानी कि अलजेब्रिक डिटर्मिनेशन के बराबर होता है। और ये वाले भी आपने देखने हैं। इसके बाद नीचे आ जाए के एक्चुअली में हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/1 माइनस बी के होता है। द हायर द वैल्यू ऑफ बी, अगर बी की वैल्यू हाई होगी इस फार्मूले में तो बिगर विल बी द साइज ऑफ मल्टीप्लायर होगा, और अगर स्मॉलर होगी बी की वैल्यू तो द लोअर विल बी द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर होगा। इसके बाद नीचे एज एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर्स जो है, जैसे कि वो कहते हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स जो है वो इंक्रीजेज होते हैं और ए डी आल्सो इंक्रीज हो जाता है एंड आउटपुट विल आल्सो भी ये भी इंक्रीज हो जाता है। तो चेंज इन एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो ए डी भी इंक्रीज और उसकी आउटपुट भी इंक्रीज। अगर आपके पास एक्सपेंडिचर जो है वो लेस हो रहे हैं तो बट चेंज इन इनकम इज़ हायर हो जाएगा ड्यू टू द मल्टीप्लायर इफेक्ट के। तो लेकिन वहाँ पे इनकम हमारी हाई होगी किस वजह से, मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से। दिस इज़ द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन में होगा ऑफ ए एस वेयर प्राइस आर कॉन्स्टेंट होगी। इसके बाद नीचे द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हायर सेविंग्स इन एन इकोनॉमी इन रिसेशंस में होता है, और द एक्सेलरेटर is a related concept which formalize the investment response to output or income changes in any economy। ये आपने एक्सलेटर देखना है।
डेल के बाद डेल वाई हो जाता है हमारे पास। ये क्या है, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आर इंक्रीज इन द नेशनल आउटपुट के, ठीक है। और अल्फ़ा जो है वो हमारे पास इज़ लाइकली टू बी ग्रेटर देन 1 होता है अल्फ़ा। इसके बाद नीचे, इसके बाद हमने आ जाना है लेक्चर नंबर 30 जी, लेक्चर नंबर 33 है आई थिंक जी। यहाँ पे आ जाना हमने, वी लुक एट 4 मेजर प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इशूज़ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स में। तो वो कौन से हमारे पास 4 मेजर प्रॉब्लम्स है, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, एक इन्फ्लेशन है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम है, द लैक ऑफ ग्रोथ है। ये आपने याद रखनी है। इसके बाद 1970s में जो है वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टू ऑयल्स प्राइसेस जो है वो शॉक हो गई थी, ठीक है। याद रखना कौन सी टू ऑयल्स प्राइस शॉक्स हुई थी, 1970 में हुई थी। और इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्लिब्रा विच हैव स्पेशली एफिलेटेड द LICS सिंस इन द अर्ली 1980s में हुई थी। एक इसके बाद ये आपने करना है which is later the history of unemployment which is relevant to macroeconomics started way back in the Great Depression 1929 से 1933 तक, when अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट्स जो है वो रीच टू लेवल हो गया था 25% इन द US में और वेस्टर्न यूरोप में। ये दोनों याद रखने कितने परसेंट, 25% और US और वेस्टर्न यूरोप में हुआ था। और ये भी चीज़ आपने इसको ज़रा हिस्ट्री को ज़रा पढ़ना ज़रूर है आपने। यूरोप एंड एशिया, ईस्ट एशिया जो है वो 1940 से 1960 तक हुआ था। द प्रॉब्लम डिड नॉट रेज हुआ था, इट हैड अगेन अंटिल 1970s में व्हेन टू ऑयल प्राइस शॉक जब हुई थी, ठीक है, 1973 से 1979 तक। द वर्ल्ड रिकवर्ड फ्रॉम रिसेशंस इन द मिड 1980 में जो है वो वर्ल्ड रिकवर्ड हुई थी हमारी रिसेशन वाली। और द न्यूयॉर्क एंड द सब्सिक्वेंट वार ऑन टेरर स्टार्टेड बाय द US एंड इट्स एलीज में हुआ था। ये करना है। इसके बाद द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इस डिफाइन करती है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल को। ये हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। इसके बाद आपने ये देखना है अंडर स्टेटेड बाय गवर्नमेंट और ओवर स्टेटेड बाय अपोजिशन ग्रुप्स को देखना है। इसके अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इज़ द रेट इज़ द स्टेट इन विच अ पर्सन इन इज़ विदाउट वर्क अवेलेबल टू वर्क एंड करेंटली सीकिंग वर्क। ये भी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। इसके बाद फ्रिक्शनल, देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कौन कौन सी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल और रेलवेज अनएम्प्लॉयमेंट। इन सब की अपनी डेफिनेशंस को अच्छे से रीड करना है कि अगर जब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो जब हमारे पास व्हेन अ वर्कर मूव्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वो एक जॉब से दूसरी जॉब को तलाश करते हैं, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जो स्ट्रक्चरल होता है वो हमारे पास इज काज्ड बाय अ मिस मैच होती है बिटवीन द लोकेशन ऑफ जॉब्स एंड लोकेशन ऑफ जॉब सीकर्स के लिए। और जो साइक्लिक होती है वो हमारे पास आल्सो नॉन एज, हम उसको डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जो कि व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ एग्रीगेट डिमांड फॉर द लेबर के लिए। और दिस इज़ काज्ड बाय बिजनेस साइकिल रिसेशन की वजह से होता है। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है इज काज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स बाय मशीन्स आर अदर एडवांस टेक्नोलॉजी। और जो क्लासिकल होती है वो हमारे पास होती है व्हेन रियल वेजेस फॉर अ जॉब आर सेट अबव द मार्केट क्लियरिंग लेवल के लिए। सारे अपने अच्छे से ध्यान से करने हैं। इसके बाद आपने इफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर वो कहते हैं अगर वॉलंटरी हो तो पीपल डू नॉट वर्क बिकॉज दे फील दे आर बेटर ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, ठीक है। इसके बाद आउटपुट एंड हिज नेशनल इनकम जो है वो लोअर देन होती है पोटेंशियल की बनिस्बत। इसके बाद आपने आ जाना है इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इनवॉलेंट्री हो तो देन ऑल अबव ब्रॉडर सोशल कॉस्ट्स आर बोर्न, बट प्राइवेट जो है वो इंडिविजुअल कॉस्ट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल मस्ट आल्सो नाउ बी एडेड हो जाएगा। इसके बाद लेबर फोर्स हमारे पास इज एसेंशली द डोमिनेटर होगी। और इन द फार्मूला फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए द लेबर फोर्सेज इंक्लूड्स होंगी ऑल पीपल एलिजिबल एंड एबल टू वर्क के लिए। सो एक्सक्लूड होंगे हमारे पास चिल्ड्रन, एल्डर पीपल, पेरेंट्स, बिजी, राइजिंग चिल्ड्रन, द हैंडीकैप्ड एंड टर्मिनली इलियट्स एट्सेट्रा, ठीक है। इंक्लूड कब होंगी, पीपल एलिजिबल एंड एबल टू वर्क के लिए, और एक्सक्लूड चिल्ड्रन, एल्डर पीपल के लिए होगी, ठीक है। इसके बाद आपने आ जाना है लोअर देन इट एक्चुअली हमारे पास किस सीन में होता है। देर आर टू कॉमन रीजंस है अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज रिपोर्टेड एज एम्प्लॉयड and but is actually only doing a part-time job or disgusting unemployment जो है वो is a situation where a person gets salary but not really have a job to do, ठीक है। ये दोनों ध्यान से करनी है। इसके बाद आपने आ जाना नीचे
क्लासिकल व्यूज़ क्या होते हैं? क्लासिकल व्यूज़ जो है हमारे पास होता है अनएम्प्लॉयमेंट एज एन एसेंशली वॉलंटरी फिनोमिनन काज्ड बाय वेज दैट वर हायर देन द फ्री मार्केट लेवल, और देयर मेन पॉलिसी पर जो है ये भी आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद ये वाला आपने करना है कि जो कीन्स लोकेटेड होती है द ओरिजिन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और इसके बाद कुड नॉट बी कट थ्रो वेज डिक्रीज आर डिमांड इंजेक्शंस के लिए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो आगे हमने पहले भी जो है वो इनको देखा है, ये रिपीट हो रही हैं इनको। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये रेफर्स करती है रिलेट्स टू सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्कर गोइंग आउट ऑफ जॉब ड्यू टू सीजनल फैक्टर्स के लिए, ठीक है। ये सीजन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे कि कुछ जॉब्स होती हैं जो सीज़न के पे होती हैं और जो सीज़न ख़त्म होने पे जो है वो काम बंद हो जाता है, तो ये सीजनल होती है हमारी। इसके बाद जो है वो हिस्टेरिसिस क्या होते हैं, हिस्टेरिसिस रेफर टू द परमानेंट इफेक्ट्स ऑफ अ टेम्परेरी चेंज, ये करना है। इन्फ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन इज़ अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ अ कंटिन्यूस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, और डिफ्लेशन जो होती है इज़ द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन के अपोजिट होती है डिफ्लेशन, और एंड अकर्स व्हेन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस जो है वो फॉल्स हो जाती है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ द परसेंटेज एनुअल इंक्रीज इन एवरेज प्राइस लेवल। इसके बाद प्योर इन्फ्लेशन क्या होती है, इज़ अ स्पेशल केस ऑफ इन्फ्लेशन इन विच द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी आर राइजिंग एट द सेम रेट पर होगी। इसके बाद आपने जो है वो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन का फार्मूला देखना है। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है, पी टी माइनस 1 ओवर पी टी-1 मल्टीप्लाई बाय द 100। और इसके बाद आपने ये देखना है कि अ स्मॉल पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट ऑफ अबाउट 3% इज़ कंसीडर हेल्दी फॉर म्यूच्योर HIC, और वाइल 7% इज़ क्विट एक्सेप्टेबल के लिए। फॉर फास्ट ग्रोइंग एमर्जिंग जो है वो इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन रेट अबव होगा 10% आर जनरली कंसीडर्ड अनडिज़ायरेबल के लिए। और ऐसा जो है वो सम कंट्रीज़ में ऐसा होता है, स्पेशली जैसे कि इन लैटिन अमेरिका हो गया, हैव रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो 100 से थाउजेंड्स ऑफ परसेंटेज पर होता है। और जो है आपने देख लेना है। और इसके बाद CPI मेजर्स क्या होती हैं, CPI जो है वो मेजर्स करता है द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन विच द वेट हैज असाइन टू ईच कमोडिटी। और जो द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो यानी कि जो PPI है शॉर्ट फॉर्म इसका, दो इज़ द प्राइस इंडेक्स ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल सोल्ड एट द होलसेल लेवल टू प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि इन होलसेल बास्केट्स आर स्टील, वीट, कॉटन वगैरह। इसके बाद आपने जो ना कॉस्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन है हमारे पास। किनीज़ जो है किनीज़ जो है वो सीज करती है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को एज अपोजिट साइड्स में ऑफ द सेम कोइन की तरह, यानी एक कोइन है और सेम कोइन है और उसके अपोजिट साइड्स होती हैं, तो ये हमारे पास किनीजन होती है। और WA जो है फिलिप्स कर्व जो गेव द आइडिया ऑफ किनीज अ फॉर्मलाइज्ड शेप एंड ड्रॉज द फिलिप्स कर्व स्टार्टिंग इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट के दरमियान। इसके बाद आप आ जा नीचे in the economy in the economics, the quantity theory of money is a theory emphasizing the positive relationship of overall prices or the nominal value of expenditures to the quantity of money, ये करना है। इसके बाद आपने करना है जो मिनिस्टर्स व्यूड है द फिलिप्स कर्व एंड द इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ। मिनिस्टर्स बिलीव करते हैं, ये किस पर बिलीव करते हैं, इकोनॉमी जनरल जो है वो ग्रेविटेड अराउंड फुल एम्प्लॉयमेंट पर इनका जो है वो बिलीव होता है। इसके बाद BOP जो जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज़ एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्रीज ट्रांजेक्शन्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो है वी शैल अज्यूम 2 कंट्रीज़ को हम अज्यूम कर सकते हैं लाइक पाकिस्तान एंड US को। और इसके बाद द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है मेजर करता है पेमेंट्स दैट फ्लो बिटवीन एनी इंडिविजुअल कंट्री और एंड ऑल अदर कंट्रीज़ के दरमियान। इसके बाद आपने ये देखना है इट इज़ यूज टू समराइज ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ होती है, ट्रांजैक्शन फॉर दैट कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। और द BOP जो है वो यानी कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है इज़ डिटरमाइंड बाय द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड फाइनेंशियल कैपिटल एज वेल एज फाइनेंशियल ट्रांसफर्स के लिए कहना है। इसके बाद द मार्केट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो इन पाकिस्तान वर्क्स लाइक द मार्केट फॉर एनी अदर कमोडिटी लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एट्सेट्रा, और वी हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व के लिए एंड अ डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो डिमांड कर्व के लिए, ये करना है। इसके बाद द फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है मार्केट एग्जिस्ट्स वेन एवर वन करेंसी इज ट्रेडेड फॉर अनदर। एक्सचेंज रेट इन फाइनेंस के लिए द एक्सचेंज रेट क्या होगा बिटवीन टू जो है वो करेंसीज के होगा स्पेसिफिक
स्पेसिफाइज हाउ मच वन करेंसी इज़ वर्थ इन टर्म ऑफ द अदर। इसके बाद आपने बिफोर 1970 में क्या हुआ था, 1970 से पहले जो है वो पाकिस्तान लिंक कर गया था इस करेंसी से और रुपी टू द पाउंड स्टेरिंग के लिए स्टेरिंग और विद द इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएसए गेटिंग मोर अपेरेंट 1971 में, और पाकिस्तान लिंक कर गया था रुपीज़ टू द यूएस डॉलर। पाकिस्तान फेल हो गया था इनटू अ बजट डेफिसिट इन 1982 में। 1982 में 1998 में जो है वो टू elevate the financial crisis in Pakistan, the authorities adopted a multiple exchange rate system which comprised of an official rate। और इसके बाद जो है वो डिवेल्यूशन जो है, दिस इज़ द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ वन नेशंस करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज के लिए। और रिवोल्यूशन जो होती है दिस इज एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ वन नेशंस करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज के लिए। ये थोड़ा सा एक में रिड्यूसिंग एक में इंक्रीजिंग है। और अप्रिसिएशन जो होता है वो दिस इज़ द मोर और लेस परमानेंट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्राइस। मोर जो है वो more or less permanent does not include temporary short-term jumps in price that are common in many markets। Appreciation is only those price increases that reflect greater consumer satisfaction and thus value। ठीक है, ये करना है। और इसके बाद जो डिप्रिसिएशन जो है ये डिक्रीज़ है। एप्रिसिएशन में इंक्रीज, डिप्रिसिएशन में डिक्रीज़ है, बाकी से तकरीबन वही है। इसके बाद आप नीचे आ जाएँ। When the change rate is fixed हो तो the government has to make up for any excess or shortfall in the market, thus if the supply curve shifts to the right। इसके बाद the exchange rate float freely is to allow the price mechanism। जो हमारे पास BOP के जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, 3 तरह के होते हैं, 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया एंड चेंजेस टू रिजर्व्स हो गए। इसके बाद ये द करंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस करता है, इज़ एसेंशली द ट्रेड बैलेंस बट विद नेट फैक्टर रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड एडिड। और इफ़ द एक्सचेंज रेट इज़ फिक्स्ड हो तो द चेंजेस इन रिजर्व्स मस्ट मिरर द कंबाइंड बैलेंस ऑन द करंट। और हमारे पास जो है BOPs वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर इफ़ एक्सचेंज रेट हमारे पास फ्लोटिंग हो जाए तो वहाँ पे भी हमारे पास रिजर्व्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, करना है। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, विच हैज़ नो लॉन्ग टर्म फ्लो इम्प्लीकेशंस फॉर द करंट अकाउंट आर रिकॉर्डेड ऑन द करंट अकाउंट। इसके बाद ये करना है कि इन द लॉन्ग टर्म में क्या होता है, द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट शुड यूजली मिरर ईच अदर। और ये जो आपके हैं ये लाजमी अपनी करनी है। करंट अकाउंट्स बैलेंसेस प्लस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। गुड्स आर विजिबल बैलेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्सपोर्ट्स के लिए पॉजिटिव, इंपोर्ट्स के लिए नेगेटिव। सर्विसेज आर इनविजिबल बैलेंस, एक्सपोर्ट्स के लिए पॉजिटिव, इंपोर्ट्स के लिए नेगेटिव। इनकम एंड ट्रांसफर जो है वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए पॉजिटिव, और फैक्टर पेमेंट्स जैसे कि MNC प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन डेबिट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आपने ये करना है, द कैपिटल अकाउंट जनरली प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट पिक्चर ऑफ द नेट असेस्ड पोजिशंस ऑफ अ कंट्री विज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहना है। और इज़ अ करंट अकाउंट डेफिसिट नेसेसरी बैड होगा तो आप कहेंगे द आंसर इज़ नो, ये सिर्फ नो आएगा। और ये आपने जो है वो ज़रूर देख लेने हैं। RER बराबर होते PF ओवर PD मल्टीप्लाई बाय द NER। इसके बाद अगर इन्फ्लेशन हाई हो इन पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स विल बिकम लेस अट्रैक्टिव इन द इंटरनेशनल मार्केट, एज अ रिज़ल्ट एक्सपोर्ट्स विल फॉल। ठीक है, आवर एक्सपोर्ट्स विल फॉल हो जाएंगे एंड करंट अकाउंट विल गो इनटू डेफिसिट्स हो जाएंगे। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, इनको भी लाजमी देखना है क्विज़ के हवाले से। और इसके बाद लेक्चर नंबर 37 में हमें ये देखना है, इफ़ फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर देन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट तो द फॉरेन जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विल वांट टू इन्वेस्ट द डोमेस्टिक। और सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो है वो डेल ई की जो है वो शुड अप्रोक्सीमेटली इक्वल IF इफ़ प्राइवेट पोर्टफोलियो फ्लोज आर टू बैलेंस हो गए। तो डेल ई जो है वो हमारे पास एक्सपेक्टेड डिप्रिसिएशन है और जो IF है ये हमारे पास फॉरेन इंटरेस्ट रेट है। इसके बाद नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसे हम NER भी बोलते हैं, इज़ द प्राइस इन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी। और ऑन द अदर हैंड रियल एक्सचेंज रेट इज़ डिफाइंड एज, हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, फार्मूला है आपने याद रखना कि C = RER इज इक्वल टू PF ओवर PD मल्टीप्लाई बाय द NER के।
सो इसके बाद आपने आ जाना है पीएफ जो है वो गोज़ अप होगा तो फॉर अ गिवन एक्सचेंज रेट आवर कम्पिटिटिवनेस गोज़ अप एज पाकिस्तानी गुड्स के लिए बिकम्स जो है वो रिलेटिवली चीपर। एनईआर डिप्रिसिएट्स फॉर गिवन पीडी एंड पीएफ पाकिस्तानी गुड्स बिकम चीपर फॉर फॉरेन बायर्स। इसके बाद इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइसेस है हमारे पास। आपने पी एफ ओवर पीडी फॉल्स करेगा तो आर ई आर फॉल्स, कम्पिटिटिवनेस फॉल्स, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डिटोरिएट्स, एनईआर मस्ट एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो ये मेन इंपॉर्टेंट है आर ई आर जो है इज़ ओनली ए थ्योरेटिकल आइडियल है, ठीक है। और द मॉडल कैलकुलेशंस भी कम हो जाएंगे, इंक्रीजिंगली मोर कॉम्प्लेक्स और द मॉडल इज़ बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी। इसके बाद ये करना है द इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशंस क्या होती हैं। दिस कंडीशंस होल्ड्स इफ देयर आर नो इंसेंटिव्स टू मूव द कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। द इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज़ द बेसिक आइडेंटिटी दैट रिलेट्स इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट्स। और इंटरेस्ट रेट जो है वो पैरिटी इज़ एन आर्बिट्रेज कंडीशंस। और आईडी जो है वो नेटली इक्वल टू आई एफ प्लस डेल ई। और डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बराबर होता है फॉरेन इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड डिप्रिसिएशंस के। अगर आईडी ग्रेटर देन आई एफ हो तो आई एफ प्लस डेल ई इन्वेस्ट इन पाकिस्तान होगा। अगर आईडी लेस देन तो आई एफ जो है वो प्लस डेल ई इन्वेस्ट इन यूएसए होगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जैसे कि इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये करना है और ये फार्मूला आपने करना है इसका। करंट अकाउंट में डेफिसिट किसके बराबर होता है, प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स के। और जापान एंड कोरियन इकोनॉमी जो है रिमेन इन हाई करंट पर होगी अकाउंट और डेफिसिट ड्यू टू हाई प्राइवेट सेक्टर की वजह से। और अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका इकोनॉमिक्स वर आल्सो रिमेन इन हाई करंट होगा अकाउंट डेफिसिट्स, बट दिस डेफिसिट वाज ड्यू टू हायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हाई करंट था तो ड्यू टू हायर जो है वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से जापान एंड कोरियन में, और अफ्रीका और लैटिन में जो है वो हायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है डिवल्यूशन काजेज एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। इंक्रीज होगा एक्सपोर्ट्स में, डिक्रीज होगा इंपोर्ट्स में, और लीडिंग टू रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट। इसके बाद ये वाला आपने लाजमी सारा पूरा जो है वो पैराग्राफ देखना है। एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी का जो द जीडीपी गैप और द आउटपुट गैप इज़ द डिफरेंस होगा। एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के दरमियान जो डिफरेंस है वो जीडीपी गैप होगा। और पोटेंशियल आउटपुट और द कैलकुलेशन ऑफ द आउटपुट गैप जो है वो इज़ वाई माइनस वाई स्टैरिक को कहेंगे, जिसमें हम वाई जो है सिंपल उसको एक्चुअल आउटपुट कहते हैं, वाई स्टैरिक जो है वो पोटेंशियल आउटपुट होता है। और इफ़ दिस कैलकुलेशन यील्ड्स अ पॉजिटिव नंबर में होगी तो ये हमारे पास एक्सपेंशन गैप कहलाएगा। अगर नेगेटिव कैलकुलेशंस होगी हमारे पास तो ये हमारे पास रिसेशनरी गैप होगा। और परसेंटेज जीडीपी गैप इज़ द एक्चुअल जीडीपी माइनस द पोटेंशियल जीडीपी डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल जीडीपी के, ठीक है। ये याद रखना है फार्मूला। और ये जैसे कि एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल जीडीपी इज इक्वल टू परसेंटेज जीडीपी गैप, ठीक है। फार्मूला याद रखना अच्छे से। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी मैयर्स करती है द वैल्यू ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग अ गिवन ईयर यूजिंग द प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग दैट ईयर के। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, ये इनके फार्मूलाज भी करने हैं। कैलकुलेट क्या करती है नॉमिनल जीडीपी यूजिंग करंट प्राइसेस वेरीज रियल जीडीपी यूजेस कांस्टेंट प्राइसेस के। डिफरेंस बिटवीन है ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का इज ड्यू टू इन्फ्लेशन रेट इज मार्केट्स के। द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इज एक्सप्लेन बाय फिशर इक्वेशन को एक्सप्लेन करती है। और रियल जीडीपी जो है वो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन होता है। इसके बाद अपने एक एग्रीगेट जीडीपी को देखते हैं तो इकोनॉमी जो है वो हमारे पास टोटल आर द सम टोटल ऑफ ऑल इनकम्स इन एन इकोनॉमी इन गिवन पीरियड यूजुअली आ ईयर इज नाउन एज द एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट इनकम लेवल कहते हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ किसके इक्वल होती है, बराबर होती है पर कैपिटल रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की। इसके बाद ये भी अपने जो है वो एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा। ये हमारे पास आ जाते हैं एल जो है वो टोटल जीडीपी है, वाई टोटल जीडीपी, एल पॉपुलेशन, वाई इज इक्वल टू वाई ओवर एल आ जाता है। वाई इज इक्वल टू पर कैपिटा जीडीपी, जी वाई इज इक्वल जी वाई माइनस जी एल। आगे ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम बराबर होता है ग्रोथ रेट ऑफ टोटल आउटपुट माइनस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के। इसके बाद कैपिटल डिपिंग देखनी है अपनी, इज़ अ टर्म होती है यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू डिस्क्राइब एन इकोनॉमी वेयर कैपिटल पर वर्कर इज़ इंक्रीजिंग होगा। कैपिटल जो है वाइंडिंग देखनी है आपने, लेबर को देखना है, लैंड, रॉ मटेरियल्स, ये सारे आपने इनको एक दफ़ा रीड अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो नॉलेज क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज, इसको आपने अच्छे से देखना है।
इसके बाद नीचे आ जाते हैं लेक्चर नंबर 39 पर। द एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल क्या होती है, आल्सो नाउन एज, हम न्यू क्लासिकल ग्रोथ एंड जो है वो मॉडल आर सोलो ग्रोथ मॉडल से हम इसको जानते हैं। जो हमारा एक्सोजीनियस ग्रोथ है और इज अ टर्म यूज होती है सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस ऑथर्स टू मॉडल ऑफ लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन वाज प्रोबेबली द वर्क डन बाय द रॉबर्ट सोलो का है। सोलो रिसीव्ड किया था उसने 1987 में नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स में और फॉर हिज वर्क ऑन द मॉडल की। इसके बाद कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है और इसका जो लिंक बिटवीन होता है ग्रोथ एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। और ये कोप डगलस प्रोडक्शन की अपनी वाई इज इक्वल टू के की पावर अल्फा और एल की पावर 1 माइनस अल्फा फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है। और वाई इज इक्वल टू के की पावर अल्फा भी है हमारे पास, ये भी जो है एक कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का फार्मूला है। ये चीज़ें भी आपने अच्छे से देखनी है। इसके बाद ये वाला जो फार्मूला हमारे पास ये भी देखना है, ये भी चीज़ देखनी है आपने। सेविंग्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट, कन्वर्जेंस थ्योरी देखनी। इसके बाद द स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी डिपेंड्स करती है ऑन एन एंड टी पर। और इसके बाद एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी सफर्ड फ्रॉम 3 मेजर वीकनेस है हमारे पास, द फर्स्ट वीकनेस, सेकंड वीकनेस, थर्ड वीकनेस ये। और न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में क्या होता है ये चीज़ देखनी है। इन इकोनॉमिक्स में एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी और न्यू ग्रोथ थ्योरी वाज डेवलप की थी 1980s में और रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, ठीक है। इसके बाद ये देख लीजिएगा। और जो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट डिपेंड्स करेगी सेविंग्स रेट पर और टेक्नोलॉजिकल जो है वो प्रोग्रेस पर। लेबर एंड कैपिटल आ जाता है आगे हमारे पास। ये लैंड्स को भी देखना है अपने लाजमी कि लैंड्स जो है वो अर्लीस्ट थिंकिंग ऑन दिस वाल ऑल वाज आल डूम एंड ग्लूम मैथलस 1798 में। और फॉर इंस्टेंस नोटेड दैट द सप्लाई ऑफ लैंड स्पेशली एग्रीकल्चर लैंड हो गया वाज फिक्सली वेरीज वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज राइजिंग फास्ट गिविंग डायमेंशनिंग रिटर्न्स और टू लेबर द ये जो है वो इम्प्लीकेशंस हो गई। इसके बाद ये सारा ये अपने इसको देखना चाहिए, सारा आपने जो है वो देखना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद लेक्चर नंबर 40 में जो है वो इन द शॉर्ट टर्म में आपने देखना है बिग 4 ऑब्जेक्टिव्स फॉर फास्टर ग्रोथ के लिए और आल रिलेटेड है, ये हमारे क्विज़ेस हैं। ये सारा इसको अपने 40 लेक्चर्स की ये वाला आपने लाजमी देखना है। 4 वेरिएबल्स कैन गेट क्विक कॉम्प्लेक्स, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ग्रोथ पीओबीज अनएम्प्लॉयमेंट, पीओबीज इन्फ्लेशन आ गए। उसके बाद आपने ये देखना है सेल्टर्स माउंट डायग्राम जो है वो द डायग्राम यूज़ होगी एक्सचेंज रेट के लिए, एब्जॉर्प्शन स्पेस के लिए, वेयर द एक्सचेंज रेट इज़ डिफाइंड एज आर राइज पर डॉलर के लिए। इंटरनल बैलेंस क्या होता है जिसे हम आईबी भी कहते हैं, लाइन एडी बराबर होता है ए एस यहाँ पर, और स्लोप्स डाउनवर्ड होती है एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। और एक एक्सटर्नल में जो है वो हमारे पास स्लोप्स अपवर्ड होती हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। इंटरसेक्शंस ऑफ आईबी एंड ईबी डिलीवर्स द जॉइंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम फॉर द इकोनॉमी के लिए। इसके बाद फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, द गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। इट इज़ द यूज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स पावर्स ऑफ स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू स्टेबलाइज द बिजनेस साइकिल। और जो गवर्नमेंट परचेजेज है वो आर यूज होंगे ऑपरेट द गवर्नमेंट के लिए। और जो टैक्सेस होते हैं एनी सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड आर कोएर्स्ड पेमेंट्स टू गवर्नमेंट, ये इस कॉल्ड टैक्सेस होते हैं। इसके बाद टैक्सेस आर जनरल पर्पस कंपल्सरी कंट्रीब्यूशंस बाय द पीपल टू द पब्लिक ट्रेशरी टू मीट द एक्सपेंडिचर नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद देर आर 2 डायमेंशंस टू द डिबेट ओवर टैक्सेशन, लाइक इक्विटी एंड एफिशिएंसी होगी। इक्विटी क्या होता है, रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन विच एम्फसाइज फेयरनेस और जस्ट सेक्रीफाइस को। और इसके बाद ये एफिशिएंसी जो है वो इस एफिशिएंसी डिमांड्स को डायमेंशंस को भी देखिएगा यहाँ पे। इसके बाद ये एफिशिएंसी यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली है एफिशिएंसी लॉस ऑफ आर टैक्स कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय सिंपल डिमांड कर्व सप्लाई डायग्राम। इट कैन बी सीन दैट द लॉस इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू गेन टू गवर्नमेंट।
इसके बाद अ टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड ट्रांसफर पेमेंट्स इज नाउन एज डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स। ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम को हम पर्सनल इनकम टैक्स बोलते हैं। और कॉर्पोरेट जो इनकम टैक्स होता है वो टैक्स होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन होता है। सेल्स टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन रिटेल सेल्स हमारे पास होता है। एक्साइज टैक्स जो होता है वो टैक्स ऑन स्पेसिफिक गुड होता है। और टैक्स ऑन द एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड ड्यूरिंग ईच स्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स होता है। रिग्रेसिव टैक्स हमारे पास क्या होते हैं? इज अ टैक्स इन विच पीपल विद मोर इनकम पे अ स्मॉलर परसेंटेज इन टैक्सेस। और प्रोपोर्शनल टैक्स होते हैं इज अ टैक्स इन विच पीपल may pay the same percentage of income in taxes regardless of their incomes. इसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? इज अ टैक्स इन विच पीपल विद मोर इनकम पे अ लार्जर परसेंटेज इन टैक्सेस। इसके बाद द ग्राफिकल इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप बिटवीन होता है टैक्स रेट्स एंड टोटल टैक्स के कलेक्शंस पर और बाय गवर्नमेंट इज नाउन एज लेफर कर्व कहलाता है ये। और इसके बाद प्रेसिडेंट रिगैन ड्यूरिंग इन 1980s, ये भी आपने याद रखना है। एक्सपेंडिचर्स में भी जो है वो कैटेगराइज्ड एज रिकरेंट एंड डेवलपमेंट है। इसके बाद रिवेन्यूज़, ये आपने ये सारा फार्मूला देखना है। ये वाला के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, और इसके बाद ये चीज़ लाजमी देखनी है। इसके बाद ये इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला, ये तो इसमें से ये वाला देखना है। एसेट्स एंड लिबिलिटीज़ में फॉर रिजर्व्स क्या होती हैं, लिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये लाजमी आपने इसको देखना है। ठीक है, इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है हमारे पास? जो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटीज़ मैनेजेस वगैरह। ठीक है, ये देखना है। इसके बाद ओपन मार्केट्स ऑपरेशंस को हम OMOS भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद नीचे ये मनी डिमांड MD इंक्रीज़ होगी तो विद इनकम लेवल्स एंड फॉल्स विद इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, मनी डिमांड जब इंक्रीज़ होती है इनकम लेवल्स के साथ और इंटरेस्ट रेट्स के साथ जो है वो मनी डिमांड फॉल्स हो जाती है। ठीक है, और मनी नॉमिनल एंड रियल मनी सप्लाई इज इक्वल होती है और नॉट डिपेंड्स ओपन मच ऑन द अजम्पशंस रिगार्डिंग प्राइसेस पर। इफ़ प्राइसेस आर अज्यूम्ड होंगी तो फिक्स्ड, देन टू आर इक्वल, अदरवाइज नॉट होंगे। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ये एलएम कर्व आपने देखना है, जो शो करती है, ये शोज़ नहीं, ये शोज़ SHOWS। ठीक है, ये मिस्टेक होगी इनसे। शोज़ द कम्बिनेशन ऑफ रियल आउटपुट एंड रियल इंटरेस्ट रेट एट विच मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, इज कॉल्ड एलएम कर्व। ये आपने एन अपवर्डिंग स्लोप एलएम कर्व एंड अ डाउनवर्ड स्लोपिंग IS कर्व होती है इज बाउंड टू प्रोवाइड एन इंटरसेक्शन पॉइंट विच दिस। ठीक है, ये करना है आपने। इसके बाद देखते हैं क्या आता है। द टाइम लैग विद मॉनेटरी पॉलिसी कुड बी वेरी लॉन्ग हो सकती है और द वेलोसिटी ऑफ मनी इज़ नॉट स्टेबल होंगी। ठीक है, ये क्विज है। बाय इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? वी मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान होता है। द वैल्यू ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हैज़ इंक्रीज 20 फोल्ड ओवर 1930 से 2000 पीरियड तक होती। ये क्विज बनते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होती है? इंटरनेशनल फाइनेंस इज दिस अमंग अदर थिंग्स द मोबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल दिस। आपने ये इसको इसकी डेफिनेशन ये देख लेनी है। इसके बाद कैपिटल फ्लोज आर प्रो साइक्लिकल आर देर पर जो है वो एक्सेसरेट बूम बस साइकिल्स, और ये देखना है, बस इसकी हेडलाइन देख लेनी है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये पॉवर्टी ट्रैप थ्योरीज क्या होती है, ये आपने एक्सप्लेन, इसको अच्छे से देखना है। और इसके बाद आई थिंक अब कुछ नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आपके लेक्चर नंबर 45 जो है वो कंप्लीट हो गए। आई होप सो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।